आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश में तेल की कीमतें आपका पसीना छुड़ाने वाली हैं और 3 रुपए महंगा हुआ ये तेल देश में कितनी महंगाई बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी रसोई, आपका बजट, इन सब पर सीधा हमला है। इसलिए आपको महंगाई के नए दौर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तेल महंगा यानी भाड़ा महंगा मतलब सामान की कीमतें महंगी, इसके साथ ही आपका आना जाना महंगा। आज सरकार युद्ध की वजह से सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई को लेकर डरा हुआ है। और आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर, आपके इलाके में जो सब्जियां, फल, रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है, उससे भी यही होने वाला है। कैसे, वो समझिए। अगर एक बाइक सवार हर महीने में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास कार है उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2 से 5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं वो 7 से 10% भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2 से 4.5% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5 से 7% महंगे हो सकते हैं। अनाज, दाल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, अधिकतम 2% महंगी हो सकती हैं। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे, तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और ये 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब ये होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना, सामान, वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है, लेकिन थोक महंगाई दर 8.3 पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है। इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था? 15.08। अभी कितना है? 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था, तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर 8.3% पर स्तर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई 5% की दर से बढ़ी और ये 8.3% हो गई। सोचिए, ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसका असर, कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा? इन चीजों का, माल ढुलाई का, वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। तस्वीरें उस दौर की हैं जब दक्षिण कोरिया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। इसका कोई अर्थ यह नहीं है कि हम आज देश की स्थिति को दक्षिण कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बात किसी संकट की है। बात यह है कि हम अपने देश को ऐसे किसी भी तूफान से बचाने के लिए किस तरह से सामने आने को तैयार हैं। हमारे देश की स्थिति आर्थिक रूप से अगर आप देखिए तो अभी दुरुस्त ही कहलाएगी। हम विश्व में अभी 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर कोई शक या शुबा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह की वैश्विक मंदी के इशारे अब पूरे विश्व में आ रहे हैं, जिस तरह से तेल, डीजल, मतलब आप सोचिए कि अगर ये युद्ध विराम चल भी रहा है तो क्या अभी आसानी से तेल या गैस की जो सप्लाई है वो हॉर्मुज से खुल पाई है? नहीं खुल पाई है। असर हो रहा है।
धीरे धीरे पूरे विश्व पर हो रहा है। अगर ऐसा ही असर रहता है तो आने वाले वक्त में महंगाई भीषण हो सकती है। उसी से बचने की बात देश में हो रही है। लेकिन कोरिया की इन तस्वीरों के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तब मुद्रा भंडार कोरिया का खाली हो चुका था और उसे मजबूर होकर आईएमएफ से $58 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था। सोचिए आप, एक बहुत ही समृद्ध देश, अचानक परिस्थितियां बदली और 97 में ऐसा मैसिव वहां पर इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ कि उनको आईएमएफ से बहुत बड़ा पैकेज लेना पड़ा। उस वक्त इस बेल आउट पैकेज ने दक्षिण कोरिया के एक एक नागरिक को शर्मिंदा किया। उनकी नजरें इस बात पर झुक गईं कि हमारे जैसा देश, मेहनती, स्वावलंबी लोगों का देश, आत्मसम्मान वाले लोगों का देश, उनको आईएमएफ से लोन लेना पड़ रहा है और सरकार के साथ लोगों ने इसे अपना राष्ट्रीय अपमान माना। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की कसम खा ली और इसके लिए अपने नागरिकों से राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी। ये अपील की गई कि लोग इस कर्ज को उतारने के लिए अपनी मर्जी से जितना जो दे सकते हैं, कैश, सोना दे सकते हैं, वो दें और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालें। फिर हुआ क्या? इस अपील का इतना बड़ा असर हुआ कि लाखों नागरिक अपने निजी सोने के गहने सरकार को देने के लिए कतारों में लग गए और अपने निजी सोने को उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन में बदल दिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट माना गया, जिसमें दक्षिण कोरिया के 35 लाख परिवारों ने अपने शादी के गहने, विरासत में मिले आभूषण, सोने की कीमती हार बिना संकोच सरकार को दान में दे दिए। सरकार को कुल 2,27,000 किलोग्राम सोना दान में मिला, जिसकी कीमत उस वक्त थी $2 बिलियन। और इसी पैसे ने बाद में दक्षिण कोरिया को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। और ये इन लोगों ने किसी मजबूरी में नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से लोग ये कर रहे थे। सोचिए, जब दक्षिण कोरिया के लोग अपने देश को संकट से निकालने के लिए अपने निजी सोना सरकार को दान में दे सकते हैं, जब खुद भारत में 62 में जब ऐसा आह्वान हुआ तब लोगों ने अपना सोना भारत में दिया, तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। और बवाल देखिए विपक्षी पार्टियों का। लेकिन इसके बावजूद इस पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि लोग क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश में गूगल पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जानते हैं वो कौन सा है? वो शब्द है मोदी गोल्ड अपील। 10 मई की रात से गूगल पर इसे भारत के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी घर की शादियां कैसे होंगी, त्योहारों को कैसे मनाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारत के लोगों ने पहले की तरह सोना खरीदना जारी रखा तो इसका असर क्या होगा और कैसे इस अपील को नजरअंदाज करने से भारत की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की है, लेकिन दूसरे देशों में वो हो रहा है जिसके बारे में आपने अभी तक अपने देश में हमने स्थिति नहीं देखी है, सोचा नहीं है। जैसे थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह की लिफ्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है कि भाई किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगा। थाईलैंड की सरकार ने यह भी कहा है कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी-शर्ट्स पहनकर ऑफिस आएं और कम से कम ही एसी का इस्तेमाल करें। इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन सोचिए क्या वहां इस पर कोई राजनीति हुई? भारत और थाईलैंड में फर्क यह है कि थाईलैंड में न्यूज एंकर्स और वहां के नागरिक लाइव प्रसारण के दौरान अपना कोट उतारकर बिजली और तेल बचा सकते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी एंकर या नागरिक ने कह दिया कि वो अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है और 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा, तेल की बचत करेगा, तो उसको तुरंत सरकार से जोड़ दिया जाएगा। भाई फैसला सरकार का हो सकता है, लेकिन देश तो अपना है। थाईलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है। थाईलैंड क्या, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में भी सभी गाड़ियों के लिए एक फ्यूल लिमिट तय की गई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों को हर दिन अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल मिल सकता है। गाड़ियों को 10 लीटर, पिकअप और लोकल बस को 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल सकता है। लेकिन वहां भी कोई इस पर राजनीति नहीं कर रहा है। इसी तरह श्रीलंका में भी पेट्रोल पंपों को डिब्बों में पेट्रोल देने से मना किया गया है और तेल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन श्रीलंका में भी कोई राजनीति नहीं हो रही। ये तमाम ऐसे देश हैं जो हॉर्मूज के तेल से सीधा प्रभावित होते हैं। फिलीपींस, बिजली बचाने के लिए एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है 24 डिग्री सेल्सियस।
उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। लंच ब्रेक के दौरान लाइट्स, कंप्यूटर सब बंद करने के आदेश हैं, लेकिन फिलीपींस में इसको सरकार की नाकामी छिपाने के लिए उनके एसी टेम्परेचर का कंट्रोल सरकार ने हाथ में ले लिया है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वियतनाम की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि वो कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर लोग कम दूरी के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और वियतनाम में भी वहां के लोग इस फैसले का पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, वहां पहले ही से स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। 60% सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी राजनीति पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। वहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की गई है। 60% सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत में आम लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं या जो सामान्य पेट्रोल, सामान्य डीजल आपको मिलता है, उसकी कीमतें पिछले साल से एक बार भी नहीं बढ़ी हैं, और इसके लिए कई देशों ने भारत की तारीफ की है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, यह भी बताना जरूरी है। लेकिन जब संकट बढ़ रहा है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग कम तेल इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम चूज करें, सोना ना खरीदें, विदेशी यात्राएं टाल दें। तो ये देश में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं। सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था, और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और कच्चे तेल और रसोई गैस की भी बचत करनी होगी, वरना विदेशी लेन देन में भारत का घाटा बढ़ जाएगा। यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई, बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मूज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। सुनिए। Don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine, for 1 year, the whole situation will so dramatically change. You think you're buying gold in rupees, but actually you're buying gold in dollars. I would once again appeal to everyone, please resist the temptation to buy gold. And if we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं, उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाइना की बात सुनिए। चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स। एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते, और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब यह हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी दिन से जनता से यह अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था।
विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों को अपनाने की अपील की थी। 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी। और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दे। पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी भारत में खाद्य संकट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसें, होटल रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है। उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी अपील को पूरे देश ने माना। 1974 में जब अरब और इजराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी। लेकिन यह बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से यह अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो। और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है। और वेस्ट एशिया का यह युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने बचत के कई उपाय शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने 7 बचत मंत्र दिए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे वैश्विक संकट की परिस्थितियों का मुकाबला करने को इस वक्त तैयार है। मुख्यमंत्री जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद आपने दिल्ली में, हमने देखा, मेट्रो पर यात्रा की है। मध्य प्रदेश में, अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे पहले हमारी सरकार ने तुरंत इस बात पे ध्यान दिया और मेरे अपना स्वयं का कार्केट कम किया। हमने अपने कई सारे मंत्रियों को वर्चुअल रूप से कैबिनेट में आने के लिए भी पात्रता दी। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि ये वैश्विक संकट में माननीय प्रधानमंत्री का जो खासकर अभी का संदेश वो बहुत कई अर्थों में बड़ा गहरा भी है और उपयोगी भी है। ऐसे हम अपने सभी प्रकार के कामों से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के सामने, मतलब देश उस स्थिति में कोशिश कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा की गई है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये देखिए, वैश्विक संकट का दौर तो चल रहा है और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई बचत करनी है और उन्होंने 7 मंत्र दिए कि भाई हमें अपना पेट्रोल डीजल कम करना है, तो आप कारपूलिंग पे जाइए या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस लगना चाहिए। दिल्ली में फैसला भी हुआ है। फिर उन्होंने विदेश दौरे पर कहा, सोना पर कहा, फर्टिलाइजर पर कहा, कई सारी चीजें कही हैं। अब जनता पूछ रही है कि 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, 3 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये तो सारी मार हम पर डाल दिया है।
देखिए, ये कहना गलत है कि 3 रुपए की डीजल पेट्रोल की मार पड़ करके और ये हम पे डाल दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस और जो देश की तरफ उन्हें ध्यान आकर्षित कराया कि हमको प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और मैं देश को बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के समय से, और हम आज भी पूरे देश में प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा रकबा कहीं है तो मध्य प्रदेश के साथ है। हमने अपने राज्य के अंदर भी वो सब प्रबंधन करने का प्रयास किया जिसके आधार पर पेट्रोल डीजल की बचत होती है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी, ईवी व्हीकल को बढ़ाने के लिए भी पिछले समय भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के समय से भी प्रयास किया, और हम कुल मिलाकर के जो वास्तव में हमारी वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम अपने देश के संसाधनों के भरोसे चले, हम इस पर ठोस भी काम कर रहे हैं। और अनावश्यक वाहनों की लंबी कतारें या हमारे काफिले को बड़ा करना या ये जो लोक दिखावा, इसको कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आह्वान के साथ ही साथ जो दूसरी उन्होंने बात कही है, जैसे सोने की खरीद का और यूरिया और अन्य प्रकार के रासायनिक केमिकल खाद का, जिसपे हमको अपनी जो मुद्रा को विदेश में निर्भर रहना पड़ता है, वो सारे हम प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अपने देश की मूल आर्थिक ताकत मजबूत हो और हमारी वैश्विक निर्भरता आत्मनिर्भरता के बजाय अपनी तरफ से ताकत बढ़ाए। अच्छा, इस बात पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आपने अपने जितना मुझे याद आ रहा है, आपकी पार्टी से ही जुड़े हुए एक नेता थे, जब हम लोगों ने गाड़ी दिखाई, उनका काफिला दिखाया सौभाग्य सिंह ठाकुर का, तो आपने उनको नोटिस दिया है। तो मतलब ये डाउन द लाइन मैसेजिंग कैसे होगी? मतलब यहाँ तो जिलाध्यक्ष भी 10-10, 20-20 गाड़ियां लेके घूम रहा है। नहीं, ये जो आपने कहा, हमने तुरंत इस दिशा में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे वर्चुअल रूप से भी और बाकी निगम मंडल अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, हमने सबने मिलकर के तय किया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के साथ इस वैश्विक हालात में भारत के मूल भावना के साथ चलते हुए सादगी रखेंगे, और अगर इसमें कोई अनुशासनहीनता करता तो उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। अब आते हैं जरा विपक्ष पर, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सरकार की तरफ से उपदेश नहीं, ये आपकी नाकामी के सबूत है। तो अब इस पर क्या है? क्या आप मानते हैं कि ये वाकई नाकामी है जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है? देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में तो बड़ा मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जब भी बोलते देश के खिलाफ ही बोलते हैं। आप बताइए, विदेश में छुट्टी मनाने कोई सबसे ज्यादा जाता है तो कौन जाते हैं, और उनके खर्चे पे भी प्रश्न उठे। मैं अभी विस्तार से उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके अब जो भी हमारी सेना ने कभी गौरव और गर्व देने का मौका मिला, हमारे देश की सीमाओं पे अतिक्रमण होकर के आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी राहुल गांधी जी का वही दृष्टिकोण था जो धारा 370 को लेकर के बहनों के जीवन में जो एक गलत निर्णय, खासकर 3 तलाक वाले मसले पे भी हमने सबने देखा था। जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमने देखा कि जब आज कश्मीर कितना अच्छा हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी सच में, मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए, क्योंकि उनको हर बात में केवल विरोध करना चाहिए, वो तार्किक भी नहीं रहते हैं। आप बताइए, चुनाव यहाँ चलते हैं और वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम हार गए चुनाव में। अभी काउंटिंग के दिन भी जो अपने देश के अंदर नहीं रहेंगे और आने के बाद वो जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जैसा बहुत पवित्र पद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसमें लंबे समय तक देश के सामने, नहीं दुनिया के सामने, हमारे लोकतंत्र के लिए गरिमा और गौरव वाले पद पे एक अपोजिशन के लीडर का जो गरिमा और व्यक्तित्व होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने निराश किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए।